नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन्स को लेके है। अभी तक भारत की तरफ से एक एरो इंजन को डेवलप करने को लेके स्ट्रगल किया जा रहा है। अभी हमारे पास बस एक ही एरो इंजन ऑप्शन मौजूद है, जो कि फ्रांस की तरफ से है और फ्रेंच फर्म सफरान के साथ मिलकर जीटीआरई की तरफ से अभी एक नेक्स्ट जनरेशन एरो इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको आगे चल के तेजस MK2 ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर या फिर एमका में इस्तेमाल किया जाएगा। पहले इसे एक 110 किलोटन क्लास के इंजन को बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन इसको अभी 125 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन करने का फैसला किया गया है। पर अभी रिसेंटली भारत और यूके के बीच हुई इंटरेक्शन के दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने बताया था कि वो अभी भारत को एरो इंजन्स को डेवलप करने में मदद करने वाले हैं और रोल्स रॉयस की तरफ से अभी भारत के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन एरो इंजन को बनाने का फैसला किया जा रहा है, जिसको आगे चल के भारत अपने सभी फ्यूचर फाइटर जेट में इस्तेमाल कर पाएगा। अब इस चीज को लेके भी काफी कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इनमें से भारत अभी किस फॉरेन पार्टनर के साथ जाने वाला है। अगर इन फर्म्स की बात करें तो सफरान और रोल्स रॉयस दोनों ही दो अलग अलग 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में इन्वॉल्व है और टेम्पेस्ट और FCS फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए बोथ सफरान और रोल्स रॉयस की तरफ से एक इंजन को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अब इन दोनों फाइटर जेट के लिए जिन इंजन्स को अभी डेवलप किया जाएगा वो भी लगभग 125 से 140 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाले इंजन्स होने वाले हैं और एमका के लिए भी जिन इंजन्स को डेवलप करने की बात की जा रही है वो भी लगभग सेम थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिस वजह से वो अभी भारत के साथ एक एरो इंजन को जॉइंटली डेवलप करने का ऑफर दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत के पास 2 अल्टरनेटिव इंजन ऑप्शन होने वाला है, जिसमें से भारत को ये चूज करना है कि वो सफरान के इंजन के साथ जाने वाला है या फिर रोल्स रॉयस के इंजन के साथ जाने वाला है, या फिर इन दोनों ही इंजन ऑप्शन को आगे चल के रखा जाएगा, जिससे फ्यूचर में होने वाली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में हमें इनकी सर्विस और स्पेयर पार्ट को लेके किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। अब वैसे भी इनकी टेक्नोलॉजी हमको मिलने वाली है और लगभग 2023 के अंदर ही भारत की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि वो अभी किस फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर इस इंजन को डेवलप करने वाले हैं। फिर इसको डेवलप करने में कम से कम 7 से 8 साल का टाइम लग सकता है और 2031 तक इसको मास प्रोड्यूस करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट IRST सिस्टम को लेके। कुछ दिन पहले एक बात सामने आया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडिजिनसली अपनी सुखोई फाइटर जेट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था और इसमें रशियन सिस्टम के बदले मैक्सिमम इंडियन सिस्टम को ही शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा था, जो कि हमारी इंडिजिनस सिस्टम होने वाले थे। अभी इसको लेके एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया कि सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज में सुखोई की वर्तमान के रडार को उत्तम एसा रडार के एक स्केल्ड अप वर्जन के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी IRST सिस्टम को चेंज करने के बारे में पहले बताया नहीं गया था। लेकिन अभी HAL की तरफ से दिए गए एक स्टेटमेंट के मुताबिक HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच अभी एक MOU को साइन किया जा चुका है, जिसके अंदर वो अभी एक नई लॉन्ग रेंज की IRST सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं। ये एक लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होने वाली, जिसको आगे चल के सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज में शामिल किया जाएगा। अभी की बात करें तो अभी सुखोई में जिन IRST सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है इनकी मैक्सिमम रेंज 90 किलोमीटर तक है, लेकिन HAL और BL की तरफ से अभी जिन नए IRST सिस्टम को डेवलप किया जाने वाला है उनकी रेंज 100 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक हो सकता है। HAL के मुताबिक ये दुनिया की वर्तमान की सभी मॉडर्न IRST सिस्टम को कम्पीट करने लायक सिस्टम होने वाली है, जिसमें IRST सिस्टम टीवी कैमरा, लेजर और इंफ्रारेड सेंसर मौजूद होने वाले, जो कि बोथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेट को ट्रैक कर पाएंगे, जो कि सुखोई की एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को भी काफी हद तक इम्प्रूव करने वाला है। क्योंकि भले ही हम स्टेल्थ टारगेट को 50 किलोमीटर उससे ज्यादा दूरी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिट सिग्नेचर को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। 150 किलोमीटर की रेंज में या 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी किसी फाइटर जेट की हिट सिग्नेचर को ट्रैक कर पाते हैं, तो हम आसानी से दुश्मन की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की हिट सिग्नेचर को भी पिक कर सकते हैं और दुश्मन के ऊपर स्नीकी अटैक भी कर सकते हैं। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके। अब जैसे कि दिन ब दिन ड्रोन से एक बहुत ही बड़े चैलेंज को क्रिएट करने लगे हैं और स्पेशली छोटी साइज के ड्रोन अभी एक मेजर चैलेंज को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल और इतने छोटे होने के बावजूद भी अपने साथ लगभग 4 से 5 केजी तक की एक्सप्लोसिव को कैरी कर सकते हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट डैमेज को दे सकता है। इसी वजह से देश भर में अभी सभी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एंटी ड्रोन ग्रिड्स को तैनात किया जा रहा है। अब इन छोटे साइज के ड्रोन्स में एक प्रॉब्लम यह है
कि इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और इनके लिए अगर एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात भी किया जाता है तो हम सिर्फ कुछ ही जगहों पर ही एग्जिस्टिंग एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी तक डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो ये एक ट्रक माउंटेड सिस्टम है, जो कि हालांकि मोबाइल सिस्टम है, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि इसको हर जगह में कैरी किया जा सकता है। अब नॉर्मली जब भी बॉर्डर पेट्रोल के दौरान हमारे जवानों को कोई दुश्मन का ड्रोन बॉर्डर के आसपास दिखता है तो उसको मार गिराने के लिए, उसको भगाने के लिए उस पर शॉट्स फायर करने पड़ते हैं, क्योंकि हर जगह में हम डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम अपने साथ लेके नहीं घूम सकते हैं। इसी वजह से अभी गवर्नमेंट की तरफ से हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन्स को इंडक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिनको अभी राइफल की तरह हमारे जवान कैरी कर पाएंगे। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक टेंडर को फ्लोट किया जाने वाला है, और अभी 22 अप्रैल को शुरू की गई डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के अवसर पर इंडियन प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमई कंपनीज को ऐसे सिस्टम को डेवलप करने का मौका दिया गया है, जिसमें एक मैन पोर्टेबल हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसकी मिनिमम रेंज 300 मीटर से ज्यादा होने वाली है, और ये एक बार में मल्टीपल ड्रोन के साथ एंगेज होने की काबिलियत रखना चाहिए। इन सिस्टम में अपनी एक खुद की छोटी सी रडार भी होना जरूरी है, जो कि उसकी मदद से छोटे साइज के ड्रोन को ट्रैक कर पाएगा और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा। इनमें मेनली अभी सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है, जिसमें दुश्मन की ड्रोन की फ्रिक्वेंसी को जैम करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यह भी हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है, जहां पर एक काउंटर ड्रोन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं और आगे चल के इनको आर्मी में या एयरफोर्स में शामिल भी किया जा सकता है, जो कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की तरफ से कंडक्ट किए गए एक एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन नेवी की तरफ से हाल ही में ट्वीट करके बताया गया था कि अभी हमारी वेस्टर्न सीबोर्ड में इंडियन नेवी की तरफ से एक वेपन एंगेजमेंट और मिसाइल फायरिंग ड्रिल को कंडक्ट किया गया था। ये एक मीडियम साइज की एक्सरसाइज था, जिसमें हमारे करीब 15 मेजर वॉरशिप्स और सबमरीन पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इसमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल वेपन्स प्लेटफॉर्म को टेस्ट किया गया था या फायर किया गया था। इसमें सिर्फ वॉरशिप्स ही नहीं और सबमरीन नहीं, बल्कि इसके अलावा बड़ी मात्रा में मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को और हमारे फाइटर जेट को भी डिप्लॉय किया गया था। इस दौरान जितने भी वॉरशिप्स को इस एक्सरसाइज में डिप्लॉय किया गया था वो सभी के सभी हमारे वेस्टर्न कमांड के वॉरशिप थे, और इस दौरान मिड अप्रैल में जब वेपन फायरिंग ड्रिल्स को कंडक्ट करना शुरू किया गया तो इसे बस एक वैलिडेशन ट्रायल के तौर पर कंडक्ट किया गया था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। इसमें इंडियन नेवी की वीर क्लास, तलवार क्लास और ब्रह्मपुत्र क्लास की वॉरशिप पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इनको मेनली एंटी एयर ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किया गया था, जो कि हाई स्पीड सी स्किमिंग टारगेट के खिलाफ सरफेस टू एयर ड्रिल को कंडक्ट कर रहे थे। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र क्लास की एक वेसल से भी एक डीकमीशन्ड इंडियन नेवल वेसल को टारगेट के तौर पर रखकर उस पर मिसाइल को फायर किया गया था, जिसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया था, और एक अंडर वाटर मिसाइल को भी सबमरीन से लॉन्च किया गया था, जो कि अपने टारगेट को सफलता के साथ डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुआ था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।